चलिए बच्चों, हमने पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? ईसोफेगस तक पढ़ लिया था कि ईसोफेगस क्या काम करता है। तो ईसोफेगस जो होता है ये केवल और केवल बकल कैविटी को स्टमक से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, हम एलिमेंट्री कैनाल्स के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए बच्चों, याद दिलाइए एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या था। एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम हिंदी में आहार नाल कहते हैं। हमने बोला था पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसे हम पाचक ग्रंथियां भी कहते हैं, पाचक ग्रंथियां भी कहते हैं। और हमने बात करी थी कि यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल में हमने सबसे पहले पढ़ा मुख, माउथ। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था बकल कैविटी, मुख गुहा। मुख गुहा पढ़ा था हमने, बकल कैविटी। बकल कैविटी के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था ग्रास नली। ग्रास नली को ईसोफेगस कहा जाता है। ग्रास नली, ईसोफेगस, ईसोफेगस कहा जाता है। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है आमाशय के बारे में, या हम बात कर लेते हैं स्टमक के बारे में। हमें पढ़ना है स्टमक क्या होता है और इसकी क्या फंक्शन रहता है। ठीक है, इसके बाद हम पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी 4 प्रकार की थी। तो देखिए डायग्राम एक देख लीजिए कि स्टमक होता जो है वो कैसा होता है। तो जनरली जे शेप का होता है। अंग्रेजी का जो जे लेटर होता है, जे फॉर जोकर वाला, उस लेटर का हमारा आमाशय होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हमने बोला कि जे आकार का होता है। अब जो आमाशय है इसकी दीवार पर क्या पाई जाती है? तो हम बोलेंगे इसकी दीवार पर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, जिसे हम हिंदी में श्लेष्म ग्रंथि कहते हैं। म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है और ये क्या करती है? तो ये म्यूकस का क्या करती है? सिक्रीशन करती है। अब ये जो म्यूकस है ये क्या करता है? तो स्टमक को सेल्फ डाइजेशन से बचाता है, पहली बात। तो दूसरी बात, ये स्टमक को स्क्रैच और रगड़ से भी बचाता है। ठीक है, तो ये म्यूकस लेयर पाई जाती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर और क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर ग्रेस्टिक ग्लैंड पाई जाती है। ग्रेस्टिक ग्लैंड का काम क्या है? तो ग्रेस्टिक ग्लैंड का आपको काम बताना है कि ये ग्रेस्टिक ग्लैंड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। ग्रेस्टिक ग्लैंड को हम कहते हैं जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि के यहाँ पर काम क्या होते हैं? तो जठर ग्रंथि जो होती है वो प्रतिदिन में यदि हम बात करें तो क्या करती है? जठररस बनाने का कार्य करती है। और आमाशय में जो भोजन होता है हमारा 3 से 4 घंटे ठहरता है। और हमारे भोजन का यहाँ पर माध्यम कैसा होता है? तो याद रखिएगा, अम्लीय होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का हमारा भोजन होता है। और यहीं पर भोजन को क्या किया जाता है? बोल सकते हैं हम, सड़ाया जाता है। बड़े अणु को सरल अणु में तोड़ा जाता है। तो ये देख लीजिए स्टमक के अंदर जो जठर ग्रंथि है जिसको हम जठर रस कहते हैं, उसमें किस प्रकार से कार्य होता है। तो हमारी जो जठर ग्रंथि है वो क्या करती है? हमने बोला जठर रस को स्रावित करती है, या बोल सकते हैं हम ग्रेस्टिक जूस को क्या करती है? सिक्रेट करती है। ग्रेस्टिक जूस या हम जठर रस की बात कर लेते हैं। तो जठर रस का कंपोजिशन देखा जाए तो जठर रस में 3 चीजें प्रेजेंट होती है। सबसे पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके बाद एंजाइम होता है रेनिन, और इसके बाद एंजाइम होता है कौन सा? पेप्सिन, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? पेप्सिन। ये 3 क्या होते हैं इसमें? तो ये 3 एक प्रकार के हम बोल सकते हैं क्या होते हैं? जठर रस के कंपोजिशन होते हैं। HCl की बात कर लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या करता है? तो ये भोजन में आने वाले बैक्टीरिया को क्या करता है? मारने का काम करता है। और कठोर पदार्थों को क्या करता है? गलाता है। जो कठोर पदार्थ आए हैं भोजन के साथ उनको क्या करेगा? गलाएगा। और भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को क्या करेगा? किल करने का काम करेगा। कौन? HCl। जैसे हमने खाना खाते समय बात करें, हम किसी भी चीज़ का बीज निगल लेते हैं या फिर ऐसी कोई कठोर वस्तु खा लेते हैं तो क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि वो वहीं रहता है, तो क्या होता है? उसको यहाँ पर गला दिया जाता है ना। जैसे इमली खाते खाते कभी हम उसका बीज खा लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके हम बीज कभी कभी निकल जाते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर क्या किया जाता है? छोटे पदार्थों में तोड़कर बाहर कर दिया जाता है। रेनिन का काम क्या होता है? तो रेनिन जो होता है इसका एक मुख्य काम ये है कि ये दूध को दही में बदलता है। किसको? दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। कौन करता है? रेनिन। अब ऐसे याद नहीं रखना है कि दूध को दही में परिवर्तित करेगा। आपको ये बोलना है कि ये दूध में उपस्थित केसिनोजन प्रोटीन को, केसिनोजन प्रोटीन को क्या करेगा? केसिन प्रोटीन में बदलने का कार्य करेगा।
यदि साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलना है तो क्या बोलेंगे आप, ये केसिनोजन प्रोटीन को कैसिन में बदलेगा, या दूध में उपस्थित केसिनोजन प्रोटीन को केसिन में बदलने का या दही में बदलने का कार्य करता है। ये बच्चों में यह एंजाइम क्या होता है, ज़्यादा विकसित होता है, और जैसे जैसे एडल्ट होते जाते हैं तो ये एंजाइम की क्या होती है, कमी होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर मैं दो चीज़ पढ़ाऊंगा जो एडल्ट होते होते खत्म हो जाती हैं। सबसे पहले तो रेनिन एंजाइम है जो शरीर से जैसे जैसे हम लोग एडल्ट होते हैं वैसे वैसे खत्म हो जाता है। इसके बाद होती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्लैंड भी जो है वो जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे वो क्या होगी, नष्ट होती जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं। लेकिन हम देखें तो हमारा शरीर तो ग्रोथ कर रहा है, हमें तो ये लग रहा है हम सब चीज़ बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये दो चीज़ कम होती है। पेप्सिन का काम क्या होता है, तो पेप्सिन का काम याद रखना है कि यह प्रोटीन्स को क्या करेगा, पेप्टोन्स में बदलेगा। जो हमने प्रोटीन खाया है, जो हमने क्या करा है, प्रोटीन के रूप में कुछ भी चीजें खाई हैं, उनको क्या करेगा यहाँ पर पेप्टोन्स में तोड़ने का काम करेगा। किसको, प्रोटीन को। प्रोटीन को किस में तोड़ रहा है, पेप्टोन्स में। अब पेप्टोन्स में तोड़ रहा है तो क्या कर रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पूरी प्रक्रिया है जो स्टमक के अंदर हो रही है वो क्या हो रहा है कि जटिल अणुओं को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जा रहा है। जो बड़े अणु हैं उनको छोटे अणुओं में तोड़ा जा रहा है। तो याद रखिएगा, आमाशय के अंदर कभी पाचन नहीं होता है। यहाँ पर पाचन हो रहा है क्या, यहाँ पर एब्जॉर्वेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल और केवल इस जो हमारे लार्ज पार्टिकल है उनको स्मॉल पार्टिकल में तोड़ने का कार्य हो रहा है। इतना याद रखना है आपको। चलिए, तो ये हो गया हमारा स्टमक। इसके बाद हमारा भोजन अब कहाँ जाएगा, तो इसके बाद हमारा भोजन जाएगा किसमें, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक आपको समझ में आ गया। एक टर्म्स और है जिसको मैं समझाना चाहता हूँ, वो टर्म्स ये हैं कि रूमिनेंट स्टमक, जो जुगाली करने वाले जीव होते हैं उसमें पाया जाने वाला एक स्टमक होता है जो 4 चैम्बर्स का बना होता है, उसे बोला जाता है रूमिनेंट स्टमक। तो रूमिनेंट स्टमक होता क्या है, तो जो जुगाली करने वाले जीव होते हैं वो क्या करते हैं, पहले तो एक साथ भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, और जब वो विश्रांति अवस्था में होते हैं तो उस समय उस भोजन को फिर से मुख में लाते हैं और उसको बारीक चबाकर फिर रियल स्टमक में भेजने का काम करते हैं। तो इसी को रूमिनेंट स्टमक कहा जाता है। 4 चैम्बर्स का बना होता है, इतनी बात याद रखना आपको। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। छोटी आंत आप भी नोट करते रहिए, आप पॉइंट डालेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत जो होती है ये नाम की छोटी आंत है, लेकिन लंबाई में बहुत बड़ी होती है। किसके अपेक्षा, हम दूसरे अंगों की अपेक्षा कह सकते हैं। एक प्रश्न आया था पुराने 2017 में MPSI के क्वेश्चंस में कि हमारे शरीर का सबसे लंबा भाग कौन सा है या सबसे लंबा अंग कौन सा है। तो वहाँ पर ऑप्शन में थे कि त्वचा, स्किन जिसको बोलते हो, और दूसरा ऑप्शन था यकृत, लीवर, तीसरा ऑप्शन था आपका छोटी आंत जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक ऑप्शन था फीमर जिसको हम बोन कहते हैं, फीमर बोन। ये 4 ऑप्शन आ रहे थे। तो बच्चों ने क्या करा कि अभी तक हम पढ़ा रहे थे कि छोटी आंत जो होती है वो नाम की होती है लेकिन ये लंबाई में सबसे अधिक होती है, तो सब बच्चों ने इसको टिक कर दिया और ये आंसर गया सबसे गलत। इसका जो एक्चुअल अंक था या एक्चुअल जो आंसर था वो था स्किन। स्किन जो है हमारे शरीर का या मानव शरीर का सबसे लंबा भाग होता है। यदि इसको फैला दिया जाए तो ये कई मीलों लंबी तक होती है। इसलिए अभी नेक्स्ट टाइम यदि क्वेश्चन आता है कि शरीर का सबसे लंबा भाग कौन सा है, त्वचा, और भारी भाग पूछ लिया जाए तो भारी भाग यदि हम पूछेंगे तो भारी भाग होता है हमारा लीवर। लीवर का जो वेट होता है वो 1.5 kg, लगभग 1500 ग्राम होता है। तो ये हमारे शरीर का सबसे भारी भाग होता है। फीमर की बात कर ली जाए तो ये हमारे बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, सबसे लंबी हड्डी है, लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी हड्डी है। याद रखना है कौन सी है, फीमर। छोटी आंत जो होती हैं ये हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा भाग है, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है, ना कि शरीर का। तो शरीर का पूछा जाएगा तो आपका बोलेंगे त्वचा। तो ये 4 आपको मैंने पॉइंट यहाँ पर क्लियर कराया। अब छोटी आंत जो होती है जनरली क्या होती है, तो छोटी आंत के बारे में हम ये बोलेंगे कि छोटी आंत जो होती है ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये काफ़ी क्या बोल सकते हैं, सिकुड़ा हुआ और कॉइल के रूप में होता है, हम बोल सकते हैं कुंडलियों के रूप में होता है। अब जो छोटी आंत होती है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये स्टमक। अब जैसे ही भोजन कहाँ पर प्रवेश करेगा, ये तो हो गई बड़ी आंत आपकी, मैंने बना दी बड़ी आंत, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका ये मल द्वार।
अब यहाँ पर जो भोजन है वो कहाँ पे खुल रहा है, छोटी आंत के अंदर। तो अभी भोजन का माध्यम कैसा था बच्चों, तो अभी जो भोजन का माध्यम था वो क्या था, अम्लीय था। अब यहाँ पर भोजन का माध्यम अम्लीय था, जैसे ही छोटी आंत में प्रवेश करता है भोजन, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, हमने पढ़ रखा है, मैं थोड़ा सा ऊपर बनाऊंगा ताकि समझ में आ जाए। ये स्ट्रक्चर होता है, इसे कहा जाता है लीवर। तो लीवर के अंदर क्या बना, बाइल जूस, पित्तरस। ये पित्तरस क्या करेगा, तो ये पित्तरस सबसे पहले हमने बोला कि यकृत में बनता है और यहाँ पर एक संरचना होती है गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, वहाँ पर संचित करके रखा जाता है। तो यहाँ पर संचित करके हमने रखा क्या, बॉयल जूस। अब ये बॉयल जूस कहाँ पर आके मिलेगा, तो ये छोटी आंत में ही यहाँ पर ट्यूब्स के थ्रू मिलेगा, नली के रूप में मिलेगा। अब यहाँ पर जो भोजन का माध्यम बहुत एसिडिक था, अम्लीय था, अब यहाँ पर भोजन का माध्यम क्या हो जाएगा, हल्का अम्लीय हो जाएगा, या बोल सकते हैं उदासीन की तरफ आ जाएगा। ठीक है। अब एक यहाँ पर एक थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा कि हम लोग जो बच्चे आजकल चिंगम खाते हैं या फिर मुंह को च्युइंग करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उनको एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स आती है, उनका पाचन सही से नहीं हो पाता है, उनका डाइजेशन अच्छा नहीं होता है। तो कारण यही कि जब हम लोग चिंगम खाते हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ें चूसते हैं, तो उस समय हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हाँ पेट में कुछ जाने वाला है। तो उस समय हमारा जो बॉयल जूस है वो क्या होता है, सीक्रेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में प्रवेश करता है। और उस कंडीशन में हम लोग ने क्या करा, चिंगम खाई और थूक दी, तो हमारे को सिग्नल मिला कि हमने कुछ खाया, लेकिन वो पेट में पहुंचा ही नहीं। तो उस कंडीशन में HCl भी हमारा, या बोल सकते हैं गैस्ट्रिक जूस भी पेट में सीक्रेट हो गया, इधर आपका जो बॉयल जूस था वो भी निकल गया, लेकिन पेट क्या था हमारा उस कंडीशन में, खाली था पूरी तरीके से। तो इस जब एसिड और इनकी मात्रा जब बढ़ती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं गैस होना, या फिर बोल सकते हैं गैसेस की प्रॉब्लम होना। तो यहाँ पर हमने बोला कि बॉयल जूस जो था वो छोटी आंत में मिला और भोजन के माध्यम को क्या कर दिया, यहाँ पर अम्लीय से कम कर दिया। अब यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, तो इसको हम बोलते हैं पैंक्रियास, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो पैंक्रियास से निकलने वाला पैंक्रियाटिक जूस है, जिसको हम बोलते हैं अग्नाशयी रस, वो भी आकर छोटी आंत में मिलता है। और जैसे ही यह मिलता है तो छोटी आंत का जो छोटी आंत में जो भोजन का माध्यम है वो क्षारीय हो जाता है। कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है, या बोल सकते हैं क्षारीय हो जाता है भोजन का माध्यम। अब यहाँ पर काम में क्या होता है इन दोनों रस के, तो ये दोनों जो रस हैं ये पाचक रस है, और यही करते हैं एक्चुअल में एब्जॉर्वेशन का काम, या बोल सकते हैं और मॉलिक्यूल्स को छोटे भागों में बांटने का काम करते हैं। अब यहाँ पर एंजाइम कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा लाइपेज होता है, इसके अलावा एमाइलेज होता है, पेप्टियोज होता है, ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन वैसे अमाशय में भी होता है, ठीक है, तो इसको हम अमाशय में देखेंगे, ट्रिप्सिन होता है। इसके अलावा कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है ना। उसके बाद लैक्टोबैसिलस होता है, ये बैक्टीरिया भी है लैक्टोबैसिलस, इसको हम बैक्टीरिया में भी पढ़ेंगे, तो इसको हम एंजाइम में नहीं पढ़ सकते। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, देखिए, तो ये जो भोजन के साथ हमने वसा खाई थी, फैट खाया था, उस फैट को किस में कन्वर्ट करेगा, तो ये फैट को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड में, ठीक है। फैटी एसिड में या वसी अम्ल में क्या करेगा, तोड़ने का कार्य करेगा, इसका ये मुख्य काम है। दूसरा एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, तो एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। पेप्टियोज क्या करता है, तो हमने पढ़ा था आमाशय के अंदर जो पेप्सिन एंजाइम है उसने प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ा था, तो ये पेप्टोन्स को ये क्या करेगा, पेप्टोन्स को हम बोल सकते हैं अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करता है, अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड में तोड़ने का कार्य करता है। लाइसोजाइम क्या करता है, तो ये बचे हुए जो बैक्टीरिया रह गए हैं या वायरस रह गए या फंगस रह गए उनको मारने का काम करता है। तो इस प्रकार छोटी आंत में क्या किया जाता है और उनको छोटे भागों में तोड़ा जाता है। और जो छोटी आंत है इसमें विलाई नाम की संरचना पाई जाती है। विलाई नाम की जो संरचना होती है उसे बोलते हैं, हम बोल सकते हैं उभार, उंगली नुमा उभार होते हैं। और वो क्या करते हैं, भोजन में से जो आवश्यक तत्व है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और जो भी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट हुआ, ग्लूकोज हुआ, उनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्वेशन कर लेते हैं। तो छोटी आंत है, इसकी यदि स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो इसमें क्रमानुकुंचन गति होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स होता है, जिसमें भोजन इस प्रकार से आगे बढ़ता है। और इस प्रकार से जब आगे बढ़ता है तो हम बोल सकते हैं कि भोजन से जो सभी चीज़ें हैं वो क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। आगे भाग देख लेते हैं हम छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। बड़ी आंत को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत नाम की बड़ी है
लेकिन ये लंबाई में बड़ी नहीं होती हैं, ये चौड़ाई में बड़ी होती है। अब इसका जो मेन काम है वो मेन काम हमको ये बोलना है कि इसका जो मुख्य कार्य है, मेन वर्क जो है वो क्या करना है, तो भोजन के साथ आए हुए जल का अवशोषण करना, मतलब वाटर का एब्जॉर्वेशन करना, और जो हमने मेडिसिन ली थी, दवाएं ली थी, उसका एब्जॉर्वेशन करना। केवल और केवल 2 काम होते हैं। क्या काम होते हैं? हमने बोला कि यहाँ पर जल का अवशोषण किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर भोजन के साथ जो हमने मेडिसिन या कुछ भी मेडिसिन के रूप में दवाई ली थी उसका अवशोषण किया जाता है। तो ये 2 चीज़ें हमें पढ़नी रहती है बड़ी आंत में। इसके अलावा ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में लगभग होता है, और ये क्या करता है, भोजन का इमल्सीकरण करता है, पाइसीकरण करता है, कुल मिला के भोजन को और सड़ाने का काम करता है। इसके बाद जो अपचित भोजन है वो क्या होता है, मल द्वार के द्वारा, रेक्टम के द्वारा, अनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बड़ी आंत हमने इस स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, और बड़ी आंत जो होती है वो नाम की बड़ी होती है। अभी हमने बोला यहाँ पर जल का अवशोषण होगा, वाटर का होगा, साथ ही साथ जो हमने दवाई ली है, मेडिसिन ली है, उसका अवशोषण होगा। अब जो अपचित भोजन है, जो अनडाइजेस्ट फूड है, वो क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, डाइजेशन की प्रोसेस कहा जाता है। अब बड़ी आंत के एक सिरे पर क्या होता है, सिकम होता है। सिकम का काम क्या है, तो याद रखिएगा, जब हम लोग शाकाहारी थे, जब हम भोजन कच्चा खाते थे, तो उस समय क्या होता था, सेल्यूलोज का हम लोग पाचन करते थे, जब हम आदि मानव थे। लेकिन जब हमने भोजन को पकाना शुरू करा तो वहाँ सेल्यूलोज नष्ट हो जाता है, और उस कंडीशन में क्या हुआ, जैसे ही हमने पका हुआ भोजन चालू करा तो ये जो था सिकम, ये क्या बन गया आज की तारीख में, हमारा अवशेषीय अंग, जिसे हम वर्मीफोरम अपेंडिक्स भी कहते हैं। वर्मीफोरम अपेंडिक्स जो है आज के समय में हमारा अवशेषीय अंग है, जिसका अभी के समय कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन किसी में ये बोल सकते हैं कि किसी में दर्द होता है, और उस दर्द के कारण इसको ऑपरेशन के थ्रू निकाला जाता है, जिसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी कहते हैं। तो ये सिकम जो है ये वही भाग है जो सेल्यूलोज का पाचन करता था, लेकिन हमारे इसमें जो है ये पाचन नहीं करता है। तो इतना हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये सब पार्ट था किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, आहार नाल का। तो आप लोगों को, मुझे जहाँ तक पसंद है कि ये लेक्चर आपको पसंद में आया होगा, डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। अब हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियाँ, वो किस प्रकार से कार्य करती है और उनका फंक्शन क्या होता है। तो चले, थैंक यू बच्चों।